26 नवंबर सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, ये हमला भारत पर था, हमारी सुरक्षा पर, हमारे भरोसे पर और हमारी सोच पर। ये दिखाने की कोशिश थी कि हम सुरक्षित नहीं हैं, कि हम कमजोर हैं, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। वेलकम टू वॉर्स अनफोल्डेड, वेयर हिस्ट्री फाइट्स बैक। 26 नवंबर 2008 रात हो चुकी थी। भारत का दिल कहीं जाने वाली मुंबई जाग रही थी। हमेशा की तरह लोकल ट्रेनें भरी हुई थीं, प्लेटफॉर्म पर लोग भाग रहे थे। कोई घर जाने की जल्दी में था, कोई कल की चिंता में। होटलों में डिनर परोसा जा रहा था, कैफे में हंसी गूंज रही थी, समंदर शांत था, कुछ भी अलग नहीं लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब पल भर का मेहमान है। फिर एक आवाज आई, सबसे अलग और अजीब सी, थड़ थड़ थड़। पर मुंबई तो शोर शराबे की आदी है, ये शहर आवाजों से नहीं डरती। लेकिन जब लोग गिरने लगे, जब जमीन पर खून की लकीरें दिखने लगा, जब चीखें शोर से ज्यादा तेज हो गईं, तब समझ आया ये कोई आम पटाखे नहीं थे, ये गोलियां थीं। और ये गोलियां सरहद के उस पर से आई थी। ये हमला अचानक नहीं था। 26 नवंबर कोई आम हादसा नहीं था, ये गुस्से में किया गया काम नहीं था, और ये कोई पागलपन भी नहीं था। ये हमला महीनों पहले तय किया जा चुका था। मुंबई में नहीं, दिल्ली में नहीं, समंदर के उस पार, पाकिस्तान, कराची। वहां भीड़ से दूर बंद कैंपों में कुछ लोगों को जिहाद सिखाई जा रही थी। लोगों को मारना बिना सोचे, बिना रुके, बिना सवाल किए। उन्हें बताया गया, तुम इंसान नहीं हो, तुम ऊपर वाले के बनाए हुए फरिश्ता हो, और उन्होंने इस काम के लिए तुम्हें चुना है। उन्हें बार बार वीडियो दिखाए गए, नफरत से भरे भाषण सुनाए गए। दिमाग में एक ही झर भरा गया, भारत दुश्मन है, मुंबई दुश्मन है, और वहां जो भी सामने आए वो सब दुश्मन है। 10 लोग चुने गए, नाम बदले गए, उनकी पहचान मिटा दी गई, हर एक को उसका काम दिया गया। CST, ताज, ओबेरॉय, लियोपोल्ड, नरीमन हाउस, ये जगह यूं ही नहीं चुनी गई थी। हर जगह का एक मतलब था, डर फैलाना, दुनिया को दिखाना। समंदर सबसे चुप और शांत रास्ता। उन्हें कहा गया, हवाई जहाज से मत जाना, सड़क से मत जाना, समंदर से जाओ, क्योंकि समंदर आवाज नहीं करता। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। एक नाव लिया और निकल पड़े अपनी नफरती सोच को अंजाम देने। रास्ते में एक भारतीय मछुआरों की नाव मिली, उसे रोका गया और उसके लोग मार दिए गए। और फिर वो नाव एक हथियार बन गई। GPS चालू था, सैटेलाइट फोन चालू था, हर कुछ देर में दूसरी तरफ से आवाज आती थी, अब सीधे चलो, अब दाएं मुड़ो, अब उतरने की तैयारी करो। मुंबई का किनारा पास आ रहा था, शहर अभी भी कुछ नहीं जानता था। CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई का दिल। यहाँ हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं। किसी की नौकरी का पहला दिन, किसी की जिंदगी की आखिरी ट्रेन। उस शाम भी सब कुछ सामान्य था। भीड़ थी, शोर था, जिंदगी चल रही थी। 2 युवक स्टेशन में घुसे, सामान्य कपड़े, हाथों में बैग। कोई नहीं रुका, किसी को शक नहीं हुआ। फिर पहली गोली चली, एक आदमी गिरा, लोग पलटे, सोचा क्या हुआ। फिर दूसरी गोली, फिर तीसरी। अब भगदड़ मच गई। लेकिन गोलियां आदमी से तेज होती हैं। कोई सीढ़ियों पर गिरा, कोई प्लेटफॉर्म पर, किसी ने मां को पकड़ लिया, किसी ने बच्चे को, और किसी ने बस आंखें बंद कर ली। आतंकियों के चेहरे सामान्य थे, ना डर ना अफसोस, सिर्फ ट्रिगर दबाने की आदत। कुछ ही मिनटों में CST स्टेशन नहीं रहा, वो एक खुला हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। CST के बाद आतंकी रुके नहीं, वो आगे बढ़े। कोलाबा, लियोपोल्ड कैफे, एक ऐसी जगह जहां लोग जिंदगी मनाने आते थे। कॉफी, हंसी और कैमरे, सब कुछ सामान्य। फिर एक ग्रेनेड, एक पल, सिर्फ एक पल, और धमाका। कांच टूट गया, टेबल पलट गए, लोग जमीन पर गिर गए। जो लोग कुछ सेकंड पहले हंस रहे थे, अब सांस के लिए लड़ रहे थे। किसी की सांस चल रही थी तो किसी की थम चुकी थी, और बाहर मुंबई समझ चुकी थी, ये हमला आज रुकने वाला नहीं है। शहर गिर चुका था, अब खबर फैल चुकी थी। हर तरफ डर था, हर तरफ अफरा तफरी। पुलिस भाग रही थी, एम्बुलेंस की आवाज गूंज रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था दुश्मन कितने हैं, कहां हैं, और अगला निशाना कौन सा है। मुंबई धीरे धीरे एक युद्ध क्षेत्र बन रही थी, और ये तो बस शुरुआत थी। सबसे भयानक अब भी आना बाकी था। शहर में अब सिर्फ डर का माहौल था। यहाँ एक साथ कई जगहों पर जंग चल रही थी। मुंबई को समझ आने लगा था
यहां से कोई भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये दुश्मन रुकने वाले नहीं थे। और तभी उन ब्लडी ज़ॉम्बीज़ का अगला निशाना सामने आया। ताज होटल भारत की पहचान, ताजमहल पैलेस होटल, ये सिर्फ एक होटल नहीं है, ये भारत की शान है, इतिहास है, इज्जत है। हमेशा की तरह उस दिन भी विदेशी मेहमान, बिजनेस मीटिंग्स, शादियां, डिनर सामान्य रूप से चल रही थी। फिर आतंकी अंदर घुसे, पहली गोली चली, फिर दूसरी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हालात बदल चुके थे। होटल में आग लगा दी गई, चारों तरफ धुआं भर गया, मेहमान अपने कमरों में फंस गए, फोन भी काम नहीं कर रहे थे, लिफ्ट बंद थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, डर हर कमरे में था। लोग अपनों से लिपट अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हर अंधेरे में सब एक जैसे नहीं होते। ताज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डर को नहीं चुना। होटल का स्टाफ, वेटर, कुक, हाउसकीपिंग और बेल बॉय, ये लोग हथियारों के बिना थे, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। फिर भी ये रुके नहीं। उन्होंने मेहमानों को सीढ़ियों तक पहुंचाया, पीछे के रास्ते दिखाए, कई बार खुद पीछे रह गए। एक कर्मचारी ने कहा था, मेहमान हमारे भगवान होते हैं। उस रात ये शब्द सिर्फ लाइन नहीं थे, ये सच बन गए थे। कुछ लोग मेहमानों को बचाते हुए खुद मौत को गले लगा लिए। ताज जल रहा था, आग बढ़ती जा रही थी, धुआं आसमान में साफ साफ दिख रहा था। टीवी कैमरे लाइव थे, पूरी दुनिया एक ही तस्वीर देख रही थी। ताज जल रहा है, ये सिर्फ एक इमारत नहीं जल रही थी, ये भारत की आत्मा थी जो आग में थी, और आतंकी अब भी अंदर थे। उधर ओबेरॉय, ट्राइडेंट, यहां भी आतंकी पहुंच चुके थे, लेकिन यहां शोर कम था। चीखें दबा दी गई थी, कमरे बंद, लाइट्स बंद, मेहमान बिस्तरों के नीचे छुपे थे, फोन हाथ में थे, पर कॉल करने की हिम्मत नहीं। हर आवाज मौत लग रही थी। आतंकी कमरा दर कमरा घूम रहे थे, कभी दरवाजा खुलता, कभी गोलियों की आवाज, और फिर सन्नाटा। ये सन्नाटा किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। अब बात उस जगह की जहां सबसे कम उम्मीद थी और सबसे ज्यादा दर्द। नरीमन हाउस, ये कोई होटल नहीं था, ये कोई पब्लिक जगह नहीं थी, ये एक घर था। यहां कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई हथियार नहीं, सिर्फ आम लोग थे, परिवार, बच्चे और बुजुर्ग। आतंकी यहां भी पहुंचे, लोगों को बंधक बना लिया गया। घंटे बीतते गए, बाहर से आवाज आती थी, अंदर मौत बैठी थी। पूरी दुनिया इस इमारत को देख रही थी, लेकिन अंदर क्या हो रहा था कोई नहीं जानता था। अब रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन भारत जाग रहा था। हर टीवी चैनल चालू था, हर घर में सन्नाटा। लोग स्क्रीन को देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। हर कुछ मिनट में नई खबर आती, कहीं गोली चली, कहीं धमाका हुआ, कहीं आग बढ़ी। लोग पूछ रहे थे, आतंकी कितने हैं, कहां हैं, कब खत्म होगा? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मुंबई पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन सच ये था, उनके पास ऐसे हमले के लिए कोई खास तैयारी नहीं थी। पुरानी राइफलें, कम बुलेट प्रूफ जैकेट और सामने आधुनिक हथियार। फिर भी कई पुलिस वाले रुके नहीं, अपना फर्ज निभाया। कई गिर गए, कई शहीद हुए। उनमें से एक नाम हेमंत करकरे, एक अफसर, एक जिम्मेदारी। वो भी इस रात वापस नहीं लौटे। समय निकल रहा था, हर मिनट भारी था। आतंकी अंदर थे, बंधक अंदर थे, और देश बस देख रहा था। अब साफ हो चुका था, ये काम लोकल फोर्स के बस का नहीं, ये एक स्पेशल वॉर जोन बन चुका था। अब जरूरत थी उन लोगों की जो ऐसी जंग के लिए बने होते हैं। और फिर फैसला लिया गया। दिल्ली में एक फैसला हुआ, NASG, ब्लैक कैट्स। अब इंतजार खत्म हो रहा था, लेकिन ये आसान नहीं था। हर देर और जाने ले सकती थी, और हर जल्दबाजी और भी ज्यादा। मुंबई एक पतली रस्सी पर चल रही थी, और अगला कदम या तो शहर को बचाएगा या तबाही और बढ़ाएगा। जब सब रुक गया, तब NSG आई। मुंबई थक चुकी थी, लगभग पूरी रात बीत चुकी थी। आग अब भी जल रही थी, गोलियां अब भी चल रही थी, और हर मिनट किसी की आखिरी सांस बन रहा था। अब यह साफ था, ये लड़ाई लोकल पुलिस की नहीं है, ये एक स्पेशल वॉर जोन है, और ऐसे वॉर जोन में सिर्फ एक नाम चलता है, NSG। दिल्ली, रात का सन्नाटा। ब्लैक कैट्स को कॉल मिली, कोई शोर नहीं, कोई भाषण नहीं, बस एक आदेश, सेव मुंबई। कमांडो तैयार हुए, हथियार उठाए, हेलमेट पहने और निकल पट्टे, नफरत को मिट्टी में मिलाने। हर किसी को पता था, यह मिशन अलग है। यहां दुश्मन सामने खड़ा नहीं होगा, वो कमरों में छुपा है,
सीढ़ियों के पीछे है, अंधेरे में है, और सबसे खतरनाक बात, लोग उनके कब्जे में हैं। एक गलती मतलब कई लोगों को खो देना। धीरे धीरे समय ने करवट ली। सुबह हो चुकी थी। एनएसजी मुंबई पहुंची। शहर का चेहरा बदला हुआ था। धुआं, जलती इमारतें और खामोश सड़कें। कहीं भी वो मुंबई नहीं दिखी जिसे लोग जानते थे। अब ये एक जंग का मैदान था और सबसे बड़ा मोर्चा ताज होटल। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। नाम छोटा था पर काम भारी। ताज, ओबेरॉय, नरीमन हाउस, 3 जगह, 3 अलग अलग जंग, लेकिन तरीका एक। इस ऑपरेशन को धीरे, सटीक और बिना शोर के अंजाम देना था। उधर आग की गंध, बारूद की बदबू के साथ धुआं मौत बनकर ताज में अब भी भरा हुआ था। कमांडो अंदर घुसे, हर कदम धीरे रखा। हर मोड़ पर मौत छुपा हो सकता था। कहीं बंधक हो सकते थे तो कहीं ग्रेनेड। एक कमरा खोला गया, खाली। दूसरा, वहां लोग थे, डरे हुए, कांपते हुए। कमांडो ने इशारा किया, आवाज मत करना, और उन्हें बाहर निकाला। लेकिन हर बार सब इतना आसान नहीं था। कभी अचानक गोली चलती, कभी ग्रेनेड, और फिर फायरिंग। अंदर की लड़ाई टीवी पर नहीं दिखती, वो बिना कैमरे की जंग होती है। इस जंग में एक जांबाज का नाम बार बार सामने आता है। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एक कमांडो, एक लीडर, वो सबसे आगे चल रहे थे। सीढ़ियां, कमरे, कॉरिडोर और हर जगह एक जगह आतंकी छुपे थे। गोलीबारी हुई, संदीप घायल हुए, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, ऊपर मत आइए, मैं संभाल लूंगा। ये उनके आखिरी शब्द थे। कुछ देर बाद एक गोली उन्हें लगी, वो गिर गए, लेकिन ऑपरेशन नहीं रुका। उधर ओबेरॉय में लड़ाई अलग थी। कमरे छोटे थे, सीढ़ियां तंग, आतंकी बार बार जगह बदल रहे थे। उनकी हर मूवमेंट पर कमांडोज की नजर थी। हर दरवाजा संभल कर खोला गया। कहीं से आवाज आती, कहीं से गोली, लेकिन धीरे धीरे एक एक आतंकी खामोश होता गया। हर क्लियर किए गए कमरे के साथ एक राहत की सांस आती थी। लेकिन सबसे मुश्किल जगह थी नरीमन हाउस। यहाँ जगह कम थी और खतरा ज्यादा। आतंकी ऊपर की मंजिलों पर थे। नीचे से जाना आसान नहीं था। फैसला लिया गया, ऊपर से उतरना होगा। हेलीकॉप्टर आया, कमांडो छत से नीचे उतरे। अंदर गोलियां चली, धमाके हुए। कुछ देर तक कोई नहीं जानता था अंदर क्या हो रहा है। फिर खबर आई, सभी आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन अंदर जो हुआ था वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। लगभग 60 घंटे बाद ये लड़ाई खत्म हुई। ताज शांत था, ओबेरॉय शांत था, और नरीमन हाउस शांत था। लेकिन ये शांति जीत की नहीं थी, ये थकान की शांति थी। पीछे रह गई थी लाशें, जले हुए कमरे, और वो डर। इस रात भारत ने अपने बेटे खोए। एनएसजी, मुंबई पुलिस, हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। इन नामों के पीछे वर्दी नहीं थी, परिवार थे, माँ बाप थे और सपने थे। लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। सारे आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन सवाल अभी जिंदा थे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और फिर होगा क्या? एक शैतान जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब। वो कहानी अब बाकी थी। गोलियां रुक चुकी थीं, आग बुझाई जा चुकी थी, कैमरे अब भी थे, लेकिन आवाजें नहीं थीं। ताज खड़ा था, लेकिन वैसा नहीं था। ओबेरॉय खड़ा था, लेकिन अंदर सब खाली था। नरीमन हाउस बस एक ढांचा रह गया था। मुंबई फिर से चलने लगी। ट्रेनें चलीं, सड़कें खुली, लेकिन शहर के अंदर कुछ टूट चुका था। हमेशा के लिए 10 आए थे, 9 मारे गए और एक जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। डरे हुए चेहरे वाला लड़का, उलझी आंखें, कांपते हाथ। वो कोई मास्टरमाइंड नहीं था, वो तो बस एक मोहरा था। लेकिन वही मोहरा सबसे बड़ा सबूत बन गया। पूछताछ शुरू हुई। धीरे धीरे कसाब बोलना शुरू किया। उसने बताया कहाँ ट्रेनिंग हुई, किसने सिखाया, किसने भेजा, कराची, लश्कर ए तैयबा, समंदर का रास्ता, और भी बहुत कुछ। ये कोई कहानी नहीं थी, कोई भ्रम नहीं। ये सब एक नफरती प्लान था, ठंडे दिमाग से, लंबे समय से किया गया, और परिणाम अब दुनिया के सामने था। 26 नवंबर सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है, ये हमला भारत पर था, हमारी सुरक्षा पर, हमारे भरोसे पर और हमारी सोच पर। यह दिखाने की कोशिश थी कि हम सुरक्षित नहीं हैं, कि हम कमजोर हैं। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। कसाब पर मुकदमा चला, धीरे, कानून के हिसाब से। देश गुस्से में था, दर्द में था, फिर भी कानून ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। आखिरकार फैसला आया 2012। कसाब को फांसी दी गई। कोई जश्न नहीं था, कोई खुशी नहीं,
बस एक चुप्पी, क्योंकि फांसी से 166 लोग वापस नहीं आ सकते थे। 166 लोग मारे गए, लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये नाम है, चेहरे हैं और आवाजें हैं। किसी का बेटा, किसी की माँ, तो किसी का दोस्त। कई घर उस रात हमेशा के लिए बदल गए, कई कुर्सियां खाली रह गई। हम एनएसजी को याद करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ और लोग भी थे जिन्होंने अपनी बहादुरी का मिसाल पेश किया। मुंबई पुलिस, कम हथियार, कम तैयारी, फिर भी वो सामने खड़े रहे। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर और अशोक कामटे। कोई फिल्मी एंट्री नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस ड्यूटी, और ड्यूटी निभाते हुए जान दे दी। इस हमले के बाद भारत पहले जैसा नहीं रहा। सुरक्षा बदली, नीतियां बदली, कोस्ट गार्ड मजबूत हुई और इंटेलिजेंस सिस्टम बदला। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सोच में आया। अब हम सिर्फ उम्मीद पर नहीं जीते, हम तैयार रहते हैं, लेकिन डर यही है, समय बीत जाता है, खबरें पुरानी हो जाती हैं, लोग भूलने लगते हैं, और यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि जो समाज भूल जाता है या वह अपनी इतिहास से सबक नहीं लेता, उनकी पीढ़ियां फिर से खतरे में आ जाती हैं। 26 नवंबर सिर्फ एक तारीख नहीं, हर साल 26 नवंबर आता है। लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हैं, लेकिन 26 नवंबर सिर्फ याद करने के लिए नहीं है। यह चेतावनी है कि नफरत जब सीमा पार करती है तो मासूम मरते हैं। अंत में 26 नवंबर हमें यह नहीं सिखाता कि डरना है, यह सिखाता है कि तैयार रहना है। यह बताता है कि हीरो फिल्मों में नहीं होते, वो वर्दी पहनते हैं, वो होटल में काम करते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, और वे सब जो सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ वीडियो नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये याद जिंदा रहनी चाहिए, तो सब्सक्राइब करें वॉर्स अनफोल्डेड। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में लिखें नेवर फॉरगेट 26 नवंबर, क्योंकि यहां इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, यहां इतिहास महसूस कराया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।